हम कोल्डेरा ओपन लिनक्स के बारे में जानेंगे और लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए और लिनक्स के रिलीज कौन से हैं, ये सब जानेंगे। तो कोल्डेरा ओपन लिनक्स है, ये एक प्रकार का लिनक्स का डेस्ट्रो या डिस्ट्रीब्यूशंस। ये 1997 में रिलीज किया गया था और ये एक तरह का अनयूज्ड या डिफंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है जो प्रेजेंट पे यूज नहीं हो रहा है। इसका लॉजिक ये था कि मोस्टली ये था, ये प्रोप्राइटरी डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब पेड डिस्ट्रीब्यूशन था, इसलिए इसको किसी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्लेस कर दिया गया है। ये मोस्टली बिजनेस ओरिएंटेड था, बिजनेस के लिए बनाया गया था। इसमें जो अगर फीचर की बात करें तो कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है तो ये ऑटो कॉन्फ़िगर कर देता था। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का मतलब होता है कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें एडमिन से रिलेटेड होते हैं। जब भी किसी सिस्टम को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस साइज बढ़ जाती हैं, तो जो भी हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपने आप खुद को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। अगर सिचुएशन में ज़्यादा प्रोसेस हो रही हैं तो वो ज़्यादा प्रोसेस को हैंडल करने के कैपेबल हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोसेस कम है तो उस हिसाब से कम प्रोसेस को भी हैंडल करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट होता है पेड टेक्निकल सपोर्ट। जो टेक्निकल सपोर्ट था इसमें वो पेड था। बुल्ट इन डिफ़ॉल्ट GUI, डिफ़ॉल्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था इसमें, मतलब अलग से कुछ भी ग्राफिक्स ऐड नहीं किया जा सकता था, ना ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कुछ फीचर ऐड किए जा सकते थे। और इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सपोर्टेड थे। अगर फीचर की बात करते हैं तो मोस्ट फीचर्स था इसकी पोर्टेबिलिटी, कि आप किसी भी सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते थे, किसी भी दूसरे सिस्टम में पोर्टेबल, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसको कैरी करना, वो पोर्टेबिलिटी कहलाता है। फ्लेक्सिबल मॉड्यूल लाइसेंसिंग, इसके हर एक मॉड्यूल्स की लाइसेंसिंग पॉसिबल थी। नेक्स्ट है मल्टीपल यूजर इंटरफेस। यूजर जो बैच प्रोसेसिंग सपोर्ट करता था कि बहुत सारे यूजर्स हैं वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट था इंटरफेस स्क्रिप्टिंग इंटरफेस, मतलब जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप लोग जानते होंगे, WT में पढ़े होंगे। इसमें क्या रहता है कि कोई भी हमारी सोर्स कोड लैंग्वेज है, उसमें हम स्क्रिप्ट लैंग्वेज को एम्बेडेड कर सकते हैं जो सर्वर पे इवेंट हैंडल करने के लिए यूज होती है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है, रूबी है, पर्ल है। ये सारी लैंग्वेज जो होती हैं सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। नेक्स्ट है बैकपार्ट कंपेटिबिलिटी। बैकपार्ट कंपेटिबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास MS ऑफिस का 2007 है, उसमें 2007 में आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब उसको प्रिंट कराने के लिए किसी फोटोस्टेट की दुकान पे ले गए, ठीक है। वहाँ पे आपने वो जो भी शॉपकीपर है उसके पास जो MS ऑफिस का वर्जन है वो 2016 है या 2013 है या 2010 है, मान लीजिए 16 है उसके पास। तो एक्चुअल क्या होगा कि 16 में 2007 जब हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो वो ओपन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन ओपन करता है क्योंकि उसमें बैकवार्ड कंपेटिबिलिटी फीचर होता है। मतलब वो एक बार कहता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो 2007 में आप उसको ओपन करना चाहते हैं या अपग्रेड करके 2016 में ओपन करना चाहते हैं। तो जो भी अपग्रेडेड वर्जन होते हैं उनमें ये फैसिलिटी होती है कि आप पुराने वर्जन में वापस से जा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं IPv6 का। IPv6 से आप जब चाहें IPv6 से IPv4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है, जो हमारे डिवाइस के IP एड्रेस होते हैं वो IPv6 से कभी भी IPv4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हम बैकवार्ड कंपेटिबिलिटी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग लिस्ट ऑफ बिजनेस क्लाइंट। एक्चुअली क्या है ना कि जो कोल्डेरा है ये माइक्रोसॉफ्ट 2000 को पीछे कर दिया था इसमें, इसकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। इस वजह से इसके क्लाइंट कुछ ज़्यादा थे माइक्रोसॉफ्ट से। और ये हमें ये भी सिखाता है लिनक्स कम्युनिटी को कि हम लिनक्स के कर्नल के अराउंड ना रह के कुछ नया भी कर सकते हैं। कुछ इसके वर्जन ऐसे भी थे जो फ्रीली डाउनलोड किए जा सकते थे। लिनक्स सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम की कैसा होना चाहिए हमारा लिनक्स को इंस्टॉल करें। तो अगर बात करें हम विंडोज़ की, तो विंडोज़ हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू लिनक्स। यदि विंडोज़ किसी में इंस्टॉल हो सकता है तो लिनक्स 100% इंस्टॉल हो सकता है। लिनक्स के लिए हमेशा विंडोज़ से कम ही रिक्वायरमेंट होती है। तो मोस्टली जो रिक्वायरमेंट होती है वो हार्डवेयर की होती है। तो इसका जो प्रोसेसर होना चाहिए वो x86 64 बिट या 32 बिट भी सपोर्ट करेगा। और किस टाइप का प्रोसेसर होना चाहिए, सिमडी टाइप का, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा।
इसका ये सिमडी है फॉर न्यूमन आर्किटेक्चर, हम लोग सीओ में पढ़े हैं, तो इसका ये पार्ट है। तो ये प्रोसेसर के टाइप होते हैं, मिमडी होता है, सिमडी होता है, मिसडी होता है। तो सिमडी और मिमडी दोनों सपोर्ट करेंगे इसमें। तो ये प्रोसेसर नॉर्मली सभी डुअल कोर की बात करें या i3 की बात करें, सब में सपोर्ट होता है। इंटेल कोर या इंटेल जेनोन वो कंपनी का नाम है। बिट कंपेटिबिलिटी, हाँ, कि हम जब चाहें तब इसके प्रीवियस वर्जन में भी कंपेटिबल हो सके। रैम, प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो जो रैम है मिनिमम इसमें लिखा नहीं है, लेकिन 512 भी सपोर्ट कर सकता है या 1 GB, 512 MB या 1 GB, और मैक्सिमम 4 GB रैम। शायद किसी में ही होता है, नहीं तो जो लाइट वर्जन होते हैं वो हमारे 512 में भी सपोर्ट करते हैं। डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क, तो मिनिमम 4 GB और मैक्सिमम 20 GB। 20 GB किसी में भी 20 GB से अधिक नहीं होता है, इतना विंडोज़ में भी नहीं होता है। ग्राफिक्स डिवाइस की बात करें तो OpenGL सपोर्ट के जो ग्राफिक्स होते हैं वो ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं, हर सिस्टम में होते हैं। तो ग्राफिक्स लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है, या जो 3D ग्राफिक्स या इमेज होती है उनकी रेंडरिंग करने के लिए यूज़ होता है इसका। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी सिस्टम में रहते हैं मैक्सिमम, या कह सकते हैं जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल होगा इसमें ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। नेटवर्क की बात करें, यदि आप कोई सर्वर साइड लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं या आप लिनक्स है वो डायरेक्ट इंटरनेट से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी, अदरवाइज इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। विल डिस्प्ले बेसिक डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई सी भी डिस्प्ले चलेगी, जिसमें विंडोज़ सपोर्ट करेगा उसमें ये भी सपोर्ट करेगा। और बिल्ड डिस्प्ले ये जो है ये हमारी बेसिक डिस्प्ले है, ओल्ड डिस्प्ले। पेरिफेरल्स एंड अदर डिवाइसेस की बात करते हैं तो जैसे USB की ज़रूरत होती है या CD DVD की ज़रूरत होती है, तो उस वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट सिस्टम से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यदि है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं लिनक्स के रिलीजेज की। तो लिनक्स के रिलीजेज बहुत सारे हैं, क्योंकि एवरी ईयर्स दे आर 100 ऑफ चेंजेज इन एवरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी डेस्ट्रो हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें 100 चेंज हुए हैं एवरी ईयर्स। तो इस तरह से अगर काउंट करेंगे तो हिस्ट्री काफ़ी लॉन्ग होगी, इसलिए हम मेन पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। जैसे 91 फिनलैंड के जो स्टूडेंट थे लिनस टॉरवाल्ड, उन्होंने लिनक्स बनाया। 92 में हैवलेट पैकर्ड्स ने अपना यूनिक्स बनाया, जिसे हम HP यूनिक्स के नाम से जानते हैं। 93 में डेबियंस आया। डेबियन इज मोस्ट पॉपुलर लिनक्स का डेस्ट्रो है और इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे फीचर्स थे। इसके बाद 94 में रेड हैट लिनक्स आया और नेट BSD, जिसे बर्कली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन बर्कली ने बनाया था, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। रेड हैट सर्वर के लिए बनाया गया था। 95 में फिर BSD का 2 वर्जन आया, फ्री BSD का 2 वर्जन आया। एक्चुअली BSD के 2 पार्ट होते हैं, नेट BSD एंड फ्री BSD। फिर HP ने अपना नया वर्जन लॉन्च किया, जिसे HP UX 10 के नाम से जानते हैं। 96 में K डेस्कटॉप या KDE बोलते हैं इसे, K डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, जो ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये डेस्कटॉप या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड था। ज़्यादा अच्छे फीचर नहीं थे, पर कुछ इसमें सपोर्टेड फीचर्स थे। 97 में HP यूनिक्स का 11 वर्जन आया। फिर 98 में सन सोलारिस, जिसे B सिस्टम के नाम से भी जानते थे, इसको बेल लैब ने यूनिक्स से बनाया था। तो इसे पहले B सिस्टम जानते थे, फिर बाद में इसका नाम सन सोलारिस रख दिया गया। और BSD का 3rd वर्जन भी आया, फ्री BSD का। 2001 में लिनक्स का वर्जन 2.4 आया। उसके बाद 2001 में लिनक्स का वर्जन 2.4 आया। उसी समय पर मैंड्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया। मैंड्रिक से फिर मैंड्रीवा बना, उसी कन्वर्ट करके 2011 में मैंड्रीवा से उसका नाम रख दिया गया है मेजिया 1। और 2004 में उबंटू आया। उबंटू डेबियन से बना है। उबंटू ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप बेस्ड है, और ऐसा इसकी कंपेरिजन कर सकते हैं विंडोज़ के 2007 से। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का 2007 है। इस तरह से ये हमारा डेस्कटॉप बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। डेबियन में क्या प्रॉब्लम थी कि डेबियन में जो कुछ ऐसे एप्लीकेशन थे जो एक्स्ट्रा थे, इस वजह से जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो वो एप्लीकेशन हमने हटा दिए और उबंटू एक तरह का लाइटेड वर्जन था डेबियन का। उसके बाद 2005 में ओपन SUSE आया। 2006 में
2006 में ओरेकल ने अपना अलग रेड हैट बना दिया। 2010 में एंड्रॉयड बनाया गया उबंटू प्लस रेड हैट से, एंडी रोबिन ने बनाया था इसको। 2011 में एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड भी बहुत लाइटेड वर्जन है लिनक्स का, जिसमें बहुत कम सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है। और एंड्रॉयड से फिक्स हो गया कि हमें ना तो एंटीवायरस की ज़रूरत है। 2011 में मैंड्रिक्स से मैंड्रीवा 2011 बनाया गया, उससे पर मेजिया 1 बनाया गया। 2012 में फेडोरा ने नया वर्जन लॉन्च किया, जैसे फेडोरा 17 कहते हैं, ये भी हमारा रेड हैट पे बेस्ड था। 2013 डेबियन ने अपना 7 वर्जन लॉन्च किया, जो काफ़ी उबंटू से भी बेटर था। 2014 में फेडोरा सर्वर्स वर्क स्टेशन, फेडोरा ने चेंज करके क्या किया, रेड हैट से सर्वर के लिए और वर्क स्टेशन के लिए अलग से लिनक्स बनाया। 2015 में डेबियन ने 8 वर्जन लाया। डेबियन में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। अभी 2019 की बात करें तो डेबियन में 10 आया है। 2016 में उबंटू ने 16 वर्जन लाया। 2017 में डेबियन ने 9 वर्जन लाया और 19 में भी 10 है। तो एक्चुअली every years there are many change in every distro, but we are taking only very important distro। 2018 में कुबंतु, लुबंतु, जुबंतु और एक और है एजुबंतु। हाँ, तो कुबंतु मीन्स होता है, जिसमें कह रहे थे उबंतु प्लस के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट था, दोनों को मिक्स करके कुबंतु बनाया गया है। लुबंतु जो है ये लाइट वर्जन है उबंतु का, इसमें काफ़ी कम सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जुबंतु है, फिर उसके बाद फिर एजुबंतु आया।